वेलकम लर्नर्स, मैं हूं शिवाजी देवनाथ। फिर से आ चुका हूं एक नया ट्यूटोरियल के साथ। इस ट्यूटोरियल में मैं बात करने वाला हूं ऑनलाइन ई कॉमर्स साइट के बारे में, जो कि डेवलप किया गया है React.js, बूटस्ट्रैप और सैस को यूज करके। अभी इस वीडियो में इसका जो सेटअप है वो दिखाएगा, क्योंकि सेटअप यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस तरह का प्रोडक्शन रेडी ऐप बनाने के लिए। reactjs.org ये है ऑफिशियल साइट, जहाँ पे जाके हम लोग बेसिक लर्निंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। प्रोडक्शन रेडी ऐप मीन्स उसमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्टिव प्रोसेस और बहुत ज़्यादा चीज़ें एक साथ में रखना पड़ता है। यहाँ पे जो ऐप है, इस ऐप को बनाने के लिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा सेटिंग यहाँ पे यूज़ किया है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ये जो क्रिएट रिएक्ट ऐप डॉट डेव इस साइट में गया। इस साइट में जाने के बाद यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा एडवांस डॉक्यूमेंटेशन दिया हुआ है। ये बेसिकली आर्किटेक्चर स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन है, जिसको यूज करके हम लोग प्रोडक्शन रेडी ऐप को बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे जाके ऐप क्रिएट करने का ऑप्शन मिलता है विथ टेम्पलेट के साथ। मतलब यहाँ पे जो टेम्पलेट सिंटैक्स है इसी के साथ मैंने यूज करना चाहता हूँ। मेरा जो साइट होने वाला है टाइपस्क्रिप्ट के साथ क्रिएट करने के लिए जाता हूँ कोड एडिटर के अंदर। कोड एडिटर में जाता हूँ। कोड एडिटर में जाने के बाद यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक फोल्डर क्रिएट करके उस फोल्डर को ओपन करके रखा हूँ। तो अभी यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको ओपन इन टर्मिनल करना होगा। तो ओपन इन टर्मिनल करेंगे तो इस तरह एक टर्मिनल ओपन हो जाएगा। इस टर्मिनल में जाने के बाद यहाँ पे लिखना होगा npx create react ऐप करके यहाँ पे ई कॉमर्स ऐप बनाना है। तो मतलब मैंने वो जो ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स ऐप यहाँ पे बनाना है। और इसका जो टेम्पलेट होगा, यहाँ पे जो टेम्पलेट बनाने हैं वो टेम्पलेट टाइपस्क्रिप्ट का होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट टेम्पलेट को यूज़ करके मैं ये इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करता हूँ। जब मैंने ये कमांड को स्टार्ट कर देता हूँ तब यहाँ पे बहुत सारा डिपेंडेंसी पैकेजेस डाउनलोड होता है, जिसके वजह से हम लोगों का एप्लीकेशन बिल्ड होना और लॉन्च होने का काम कर सकते हैं। तो अभी ये बिल्ड प्रोसेस चल रहा है, तो ये खत्म होने के बाद आता हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है ई कॉमर्स नाम का। तो ई कॉमर्स नाम का जो प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट हुआ है, ये यहाँ पे दिख रहा है इस फोल्डर को। तो इस फोल्डर के अंदर घुसना होगा थ्रू टर्मिनल से। तो टर्मिनल से घुसने के लिए यहाँ पे ऑलरेडी कमांड दिखा दिया है cd करके ई कॉमर्स बोलकर यहाँ पे इसके अंदर घुसना होगा। अभी ये इसके अंदर घुसने के बाद यहाँ पे जो कॉमन लाइन टूल जो दिखा है ये अनस्टार्ट, ये एक्चुअली ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको अगर आप लिखोगे और अगर आप बिगिनर हो तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए आप ये लिख सकते हो npm start, जो ये अनस्टार्ट का ऑल्टरनेटिव प्रोसेस है। बेसिक एप्लीकेशन वो लॉन्च हो चुका है। तो अभी यहाँ पे ये लॉन्च हो जाने के बाद फिर से हम लोगों को कुछ चीज़ को यहाँ पे सेटअप करना होगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले मैं इस यहाँ पे जो भी चीज़ यहाँ पे ऑलरेडी पहले से है इसको थोड़ा रीसेट करता हूँ। तो रीसेट करने के लिए क्या करता हूँ, यहाँ पे मेनली जब अपना प्रोजेक्ट जो स्टार्ट होता है वो प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है index.js, एक्चुअली JS नहीं, ये TSX, क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट और X मीन्स XML, जो कि यहाँ पे जो भी सिंटैक्सेस यूज हो रहा है ये बेसिकली HTML एलिमेंट जैसा है सिंटैक्सेस यहाँ पे यूज किया गया है। तो ये जो HTML सिंटैक्स जैसा जो कोड यहाँ पे यूज किया गया है ये बेसिकली XML कोड होता है, जो XML कोड जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर चलता है। तो इसीलिए यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट X मीन्स XML, तो टाइपस्क्रिप्ट XML कोड ये बेसिकली बोला जाता है। तो ये जो टाइपस्क्रिप्ट XML कोड है इसको यूज करके हम लोग अपना पूरा वर्चुअल डोम को क्रिएट करते हैं। तो ये बेसिकली वर्चुअल डोम है। तो इसी वर्चुअल डोम को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे मेन जो इनिशियल सेटअप है वो index.tsx से स्टार्ट होता है। और इसका जो लिंक है, ये जो लिंक है, ये लिंक बेसिकली हुआ है यहाँ पे पब्लिक फोल्डर के अंदर से index.html के अंदर से। ठीक है, index.html में अगर जाएंगे तो index.html में जाके यहाँ पे div id root ये वाला एलिमेंट यहाँ पे है, जिस एलिमेंट को कॉल किया गया है index.tsx के अंदर। तो यहाँ पे क्या है, document.getElementById करके यहाँ पे उस पर्टिकुलर एरिया को पॉइंट आउट किया गया है। और उसके अंदर यहाँ पे जो भी रिएक्ट से वर्चुअल डोम क्रिएट होता है उसको पुश किया जाता है यूजिंग react dom.render मेथड को यूज करके। ठीक है, तो अभी यहाँ पे
जो पब्लिक फोल्डर है इसके अंदर कुछ काम नहीं है, तो इसीलिए इसको बंद कर देता हूँ। जो काम है वो बेसिकली हम लोगों को सोर्स फोल्डर से होता है। तो सोर्स फोल्डर से जब होता है तो यहाँ पे जाके क्या करता हूँ, सोर्स फोल्डर में जाके यहाँ पे पहले जो भी चीज यहाँ पे लिखा हुआ है इसको सारे रिमूव कर देता हूँ। तो रिमूव करने के बाद ही तुरंत यहाँ पे क्या होता है, एक प्रॉब्लम दिखता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का एक आसान तरीका ये है कि यहाँ पे एक डिप क्रिएट कर लेते हैं पहले, उसके अंदर जो हम लोगों को लिखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक HTML सिंटैक्स यहाँ पे यूज करता हूँ, जहाँ पे लिखता हूँ वेलकम टू रिएक्ट जेएस। ओके, वेलकम टू रिएक्ट जेएस, इसके अंदर घुसना है। तो अभी इसको लिख के यहाँ पे सेव कर दिए, तो यहाँ पे आउटपुट में वेलकम टू रिएक्ट जेएस ये दिख रहा है। ठीक है, तो ये हुआ एकदम बेसिक प्रोसेस। और यहाँ पे जो कंसोल में जो प्रॉब्लम दिख रहा है, ये प्रॉब्लम दिख रहा है कि यहाँ पे लोगो जो है इसको डिफाइन किया गया है बट यूज नहीं किया है। ये बेसिकली रिसोर्सेस है, जो रिसोर्स अभी यहाँ पे यूज करना नहीं है। बट यहाँ पे रिएक्ट बोलकर जो है इसको अगर हम लोग यूज अगर नहीं करेंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है। अगर हम लोग यहाँ पे इसको यूज नहीं करेंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे XML डोम जो है इसको रेंडर करने में दिक्कत आता है। बट यहाँ पे इस तरह कॉल करना चाहिए। तो यहाँ पे अभी प्रॉब्लम तो दिखाया नहीं, बट रहेंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इस डायनेमिक डोम को यहाँ पे यूज कर ले और यहाँ पे प्लेन एंड सिंपल यहाँ पे रिएक्ट जेएस बोलकर एक H1 जो टैग है, H1 जो HTML टैग है उसको यहाँ पे रेंडर कर चुके हैं। ओके, अभी यहाँ पे app.css में बहुत सारा चीजें लिखा हुआ है, तो इसको सारे चीज को रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि अभी CSS में कुछ रहना नहीं चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे जो भी चीज है उसको रिमूव कर दिया। index.css जो है इसको भी यहाँ पे भी इसको रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी ये index.css को अभी यूज नहीं करना चाहता हूँ, तो इसलिए इसको थोड़ा रिसेट कर रहा हूँ, क्योंकि जो चीजें हम लोग के लिए जरूरत नहीं है उसको रिमूव करना चाहिए। तो इसलिए क्या है, यहाँ पे मैंने index.css जो था ये index.tsx के साथ लिंक्ड हुआ था, तो इसको रिमूव कर दिया यहाँ से। तो इसको रिमूव करने के बाद यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम दिखा रहा था वो प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो चुका है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे टेस्ट जो है इसको अभी चेकअप करना नहीं है, क्योंकि ये अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों का एप्लीकेशन टेस्टिंग करने का कोई जरूरत नहीं है। अभी हम लोगों को एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने का काम है, तो इसलिए जो चीज की जरूरत है वो हम लोग अभी रखते हैं। ठीक है, अभी हम लोगों को यहाँ पे दो चीज की और सपोर्ट की जरूरत पड़ेगा, जैसे कि बूटस्ट्रैप का सपोर्ट चाहिए और सैस का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि बूटस्ट्रैप यूज करेंगे डिजाइन के लिए और सैस को यूज करेंगे उसको मॉडिफाई करने के लिए। बूटस्ट्रैप जो लाइब्रेरी है, बूटस्ट्रैप 5 का जो लाइब्रेरी है उसको मॉडिफाई करके अपने हिसाब से उसको काम पे लगाएंगे। तो क्या होगा, बूटस्ट्रैप का जो फीचर्स है वो तो है ही, बट अपना भी अलग से कंपोनेंट बना सकते हैं बूटस्ट्रैप लाइब्रेरी को यूज करके, जिससे क्या होगा हम लोगों का अपना कंपोनेंट भी बहुत आसान तरीके से बन जाएगा। तो वो भी देखेंगे आगे की ट्यूटोरियल्स में। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो टर्मिनल ओपन, जो एनवायरनमेंट ऑलरेडी ओपन था, इस एनवायरनमेंट को अभी क्लोज करता हूँ। तो इस एनवायरनमेंट को क्लोज करने के बाद यहाँ पे npm i करके यहाँ पे बूटस्ट्रैप npm i बूटस्ट्रैप, इसका मतलब यह है कि npm मतलब नोट पैकेज मैनेजर, i मतलब यहाँ पे इंस्टॉल का शॉर्ट फॉर्म i, और यहाँ पे बूटस्ट्रैप जो कि डिपेंडेंसी लाइब्रेरी के हिसाब से इसको डाउनलोड करना। तो अभी ये बूटस्ट्रैप लाइब्रेरी डाउनलोड हो रहा है, जिस लाइब्रेरी डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे पैकेज.json जो है इसके अंदर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऑलरेडी आ चुका है बूटस्ट्रैप 5.0.2 ये वर्जन है, जो बेसिकली ये पैकेज डाउनलोड होने के बाद ये पैकेज को एक्चुअली मिलता है नोड मॉड्यूल्स फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो अभी नोड मॉड्यूल्स फोल्डर के अंदर जाके हम लोगों को कुछ मॉडिफाई करना नहीं है, तो इसलिए नोड मॉड्यूल्स फोल्डर मैंने एक्सपेंड करके नहीं दिखा रहा हूँ, बट ये जो पैकेज है ये पैकेज ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद अभी हम लोगों को यहाँ पे इंस्टॉल करना है कि बूटस्ट्रैप तो ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, अभी इंस्टॉल बूटस्ट्रैप हो जाने के बाद यहाँ पे सैस को इंस्टॉल करना है। बट यहाँ पे सैस को जब इंस्टॉल करना है ये डेव डिपेंडेंसी में इंस्टॉल करना चाहिए, क्योंकि इसका एक्चुअली हम लोगों को प्रोडक्शन रेडी ऑप्शंस पे इसको यूज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ता। तो इसीलिए यहाँ पे सेव डेव करके इसको यूज करना है। तो इसका जो नोड वर्जन जो है इसको नोड सैस बोलते हैं, नोड सैस इस एनवायरनमेंट को बोलते हैं। तो इसको इस तरह यहाँ पे इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, तो ये जो पैकेज है ये भी इंस्टॉल हो चुका है। तो इस सारे पैकेज को मैनेज करने के लिए और एक पैकेज हम लोगों को जरूरत पड़ेगा, अभी इंस्टॉल करता हूँ। तो अभी इसको इंस्टॉल करने के लिए npm i करके यहाँ पे npm run all बोलकर ये एक नोड पैकेज है जिसको एज ए डिपेंडेंसी यूज करना पड़ेगा। ओके, ये सारे पैकेज इंस्टॉल हो जाने के बाद अभी यहाँ पे कुछ सेटिंग करना होगा। सेटिंग कैसे करना होगा, यहाँ पे बेसिकली हम लोग जो कोड या सिंटैक्स जो लिखेंगे वो सैस में लिखेंगे। तो सैस में लिखने के लिए यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे app.html
.scss फाइल क्रिएट करना होगा। तो इसमें एक्चुअली हम लोग मेन कोड जो है वो लिखेंगे और वो कोड कंपाइल होकर इस फाइल में आएगा। तो उसके लिए हम लोग Node.js एनवायरनमेंट यहाँ पे क्रिएट किए। तो अभी इस फाइल को कंपाइल करके यहाँ पे डालने के लिए मुझे कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, तो जिसके वजह से मैंने यहाँ पे कुछ डिपेंडेंसी यहाँ पे इंस्टॉल किया था। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने Node.js का एक डिपेंडेंसी यहाँ पे इंस्टॉल किया था पहले, यहाँ पे Node.js, और इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे npm run all इसको भी इंस्टॉल किया था। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे जो रन स्क्रिप्ट्स, यहाँ पे जो स्क्रिप्ट बोलकर जो ऑप्शन है, इस स्क्रिप्ट ऑप्शन से एक्चुअली हम लोगों का कोड कंपाइल होकर यहाँ पे स्टार्ट होता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे कुछ सेटिंग यहाँ पे डालना होगा। यहाँ पे देता हूँ बिट css बोलकर यहाँ पे एक कमांड तैयार करता हूँ। ये बेसिकली npm कमांड होता है जो कि एक कस्टम कमांड है। ठीक है, इस तरह अगर हम लोग लिखते हैं तो ये नोड पैकेज मैनेजर का कस्टम कमांड बन जाता है। तो कस्टम कमांड बन जाने के बाद यहाँ पे हम लोगों को करना क्या है, Node.js ये एक्चुअली एग्जीक्यूटिव टूल ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं हम लोग, और इसको इसी तरह ही लिखना पड़ता है। तो इसके बाद यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करने के बाद, मतलब ये कमांड लाइन टूल को यूज करने के बाद यहाँ पे src करेंगे। तो इस src मतलब ये जो src फोल्डर है इसके अंदर, ठीक है, तो इसके अंदर ढूंढेगा कि सैस फाइल कौन सा है। यहाँ पे सैस फाइल क्या है, app.scss, तो इसको ही ढूंढेगा और इसको कंपाइल करके आउटपुट देगा। तो आउटपुट के लिए शॉर्ट फॉर्म है आउटपुट, और इसको कंपाइल करके उसी सेम नेम पे सिर्फ CSS में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, सैस से CSS में कन्वर्ट करेगा। तो इसलिए इसको इस तरह यहाँ पे लिख देते हैं, जो कि ये बिल्ड प्रोसेस हो चुका है। ठीक है, जब ये बिल्ड प्रोसेस होता है, अभी इस बिल्ड प्रोसेस के साथ पहले क्या करना पड़ेगा, पहले बिल्ड करना होगा, उसके बाद यहाँ पे रन करना होगा, इस रिएक्ट स्क्रिप्ट को रन करना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या होगा, यहाँ पे start.js या ts बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट का सारे कमांड यहाँ पे यूज हो रहा है, तो js ही करते हैं, क्योंकि start.js क्योंकि पहले यहाँ पे बिल्ड होगा, उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट होगा। लेकिन हम लोग जब काम करेंगे तो यहाँ पे कभी कभार हम लोगों को चेंजेस करना पड़ेगा इंटरनली। ठीक है, क्योंकि कोड लिखेगा तो बहुत ज्यादा चेंजेस आएगा। तो उसके लिए एक दूसरा कमांड यूज करना पड़ रहा है, नोड पैकेज कमांड, जिसका नाम है watch watch css। तो ये जो watch css है, इस watch css को यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे इस css को watch मोड पे लाने के लिए यहाँ पे node sass कमांड को यूज करना होगा। इसमें करना क्या है, यहाँ पे src इस फोल्डर से आउटपुट दिखाना है। तो ये आउटपुट ऑप्शंस को दिखा के यहाँ पे इस सोर्स में डालना होगा, और ये जो काम होने वाला है ये बेसिकली watch मोड पे इसको ओपन करना है, और ये रिकर्सिव होगा, RECURSIV रिकर्सिव मीन्स इसको बार बार हम लोग कंपाइल करके रन करना चाहता हूँ, तो इसीलिए ये रिकर्सिव मोड पे होगा। इसका मतलब ये है कि इसको रीइनिशिएट कर सके। और इसके साथ साथ यहाँ पे पहले ये जो कमांड है, इस कमांड को भी कॉल करना होगा। तो इस कमांड को कॉल करने के लिए यहाँ पे npm run करके ये जो build css है इसको कॉल करना होगा, build -css। ओके, और उसके बाद यहाँ पे एंड लगाना पड़ेगा। एंड मीन्स जब ये काम हो जाएगा उसके बाद ये काम भी चेकअप करेगा। तो इसलिए ये दोनों कमांड को एक साथ में लगाना पड़ेगा, तब जाके ये काम को पूरा कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इस काम का जरूरत पड़ रहा है। ठीक है, हो गया। अभी नेक्स्ट पार्ट हम लोग क्या करते हैं, अभी नेक्स्ट पार्ट हम लोग बनाएंगे स्टार्ट कमांड, START स्टार्ट कमांड। इस स्टार्ट कमांड पे क्या करना है, जो npm पैकेज हम लोग यूज किया था, npm run all जो पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल किया था, इस पैकेज को यूज करना होगा। इस पैकेज को इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे करना ये है कि पहले हम लोगों को वॉच करना होगा, उसके बाद हम लोगों को CSS को स्टार्ट करना होगा। पहले यहाँ पे कंपाइल करना होगा, मतलब पहले CSS को कंपाइल करना होगा, देन हम लोगों को स्टार्ट करना होगा इस एनवायरनमेंट को। ठीक है, तो इस काम को करने के लिए यहाँ पे करना ये है कि यहाँ पे यहाँ पे WATCH watch CSS, पहले CSS को एनेबल करना होगा, उसके बाद स्टार्ट JS, तो उसके बाद JS को स्टार्ट करना होगा। मतलब यहाँ पे रन करके पैरेलली, MP मींस पैरेलल, जब पहला पैकेज क्रिएट हो जाएगा उसके बाद सेकंड पार्ट काम करेगा। ठीक है, तो ये है बेसिक सेटअप। इस सेटअप हो जाने के बाद हम लोग अपना काम को स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे बिल्ड जब करना है, तो बिल्ड करने के लिए यहाँ पे पहले हम लोगों को यहाँ पे बिल्ड करना होगा। तो इस बिल्ड प्रोसेस को सेटअप करने के लिए यहाँ पे npm run build, और इसके अलावा यहाँ पे एंड डाल के फिर हम लोग स्क्रिप्ट को बिल्ड करेंगे, तब जाके अपना जो प्रोजेक्ट बिल्डिंग जो ऑप्शन है उसको हम लोग प्रॉपर्ली कर सकते। प्रॉब्लम आ सकता है जहाँ पे यहाँ पे एंड हम लोग सिंगल एंड यूज किया है, ये सिंगल एंड मतलब ये एंड हो जाता है, बट
प्रोग्रामेटिकली एंड मतलब ये डबल एंड यूज होता है, मतलब ये एग्जीक्यूट होगा और उसके साथ ये भी एग्जीक्यूट होगा। तो ये दोनों को सेट करने के लिए यहाँ पे कभी कभार डबल एंड भी यूज कर सकते हैं, मतलब सिंगल एंड या डबल एंड दोनों ही यूज हो सकता है। ठीक है, तो अभी हम लोगों का जो एनवायरनमेंट है लगभग सेटअप हो चुका है। अभी स्टार्ट करके देखते हैं कि यहाँ पे चेंजेस क्या आया है। npm start ये कमांड को यूज करते हैं, देखते हैं पहले क्या हुआ। यहाँ पे पैरेलली वॉच मोड पे पहले ये ऑन हुआ, जहाँ पे CSS कंपाइल हो रहा है पहले। ठीक है, CSS कंपाइल हो चुका है। अभी हम लोगों का ये जो सर्वर साइड एनवायरनमेंट है वो अभी लॉन्च होने वाला है। तो अभी यहाँ पे सर्वर जो है वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। तो यहाँ पे बेसिकली जो लॉन्च हुआ है उसमें कुछ चेंजेस दिख नहीं रहा है, बट अभी हम लोगों को चेकअप करके देखना है कि अभी हम लोगों का यहाँ पे सैस के अंदर जब हम लोग कुछ भी सिंटैक्सेस लिखेंगे, लिखकर सेव करेंगे, तो वो चेंजेस होता है या नहीं। तो यहाँ पे सिंपल CSS सिंटैक्सेस यूज कर लो सैस के अंदर, जो CSS फाइल में चला जाएगा डायरेक्टली। तो यहाँ पे पहला काम यह है कि कलर में डालता हूँ, कलर डाल के मैं यहाँ पे करता हूँ कलर रेड करके इसको सेव करता हूँ। तो जब भी यहाँ पे सेव किया तुरंत यहाँ पे कुछ चेंजेस हुआ है, होकर ये सेव हो चुका है। तो अभी देखते हैं यहाँ पे क्या चेंजेस हुआ। डेफिनेटली जो एज एक्सपेक्टेड था वो चेंजेस यहाँ पे मिला। ठीक है, तो यहाँ पे कलर चेंज हुआ और कलर चेंजेस के साथ ही साथ इसको जब भी सेव किया वो तुरंत वॉच मोड पे सेव करके चेंज कर दिया। और यहाँ पे CSS फाइल में अगर जाते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे जो चेंजेस चाहिए था वो चेंजेस इस फाइल के अंदर चले आ गया है। ठीक है, तो ये बेसिकली बेसिक चेंजेस है। बट यहाँ पे अभी बूटस्ट्रैप का सपोर्ट यहाँ पे इंस्टॉल ऑलरेडी हम लोग कर चुके थे, तो अभी इस पे बूटस्ट्रैप का सपोर्ट इंक्लूड करते हैं। तो बूटस्ट्रैप का सपोर्ट इंक्लूड करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ता है, सैस फाइल के अंदर इंपोर्ट बोलकर एक सिंटैक्स होता है। इस सिंटैक्स के अंदर यहाँ पे पैकेज को पॉइंट करना पड़ेगा। पैकेज मतलब ये नोड मॉड्यूल्स के अंदर पहले जाना होगा। तो नोड मॉड्यूल्स मतलब डॉट डॉट, मतलब ये बेसिकली सोर्स फोल्डर के अंदर है। सोर्स फोल्डर से बाहर निकले, सोर्स फोल्डर के बाहर निकले जब, तब यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स दिख रहे हैं। अभी नोड मॉड्यूल्स के अंदर बूटस्ट्रैप बोलकर यहाँ पे ऑलरेडी फोल्डर है। उस फोल्डर के अंदर हम लोगों को सैस फोल्डर मिल रहा है। उसी सैस फोल्डर के अंदर से यहाँ पे बहुत सारा अलग अलग हेल्पर फाइल्स है, बट इस सारे हेल्पर फाइल्स को हम लोग को जरूरत नहीं है। सिर्फ इसका जो मास्टर हेल्पर फाइल्स है जो कि बूटस्ट्रैप SCSS, इसको डायरेक्टली लिंक करता हूँ। कुछ इसका सिंटैक्स इस तरह का होगा। तो अभी इसको यूज करने के बाद फाइनली यहाँ पे सेमीकोलन यूज कर दिए, जिससे ये ऑलरेडी पूरा जो प्रोसेस है ये सेव हो चुका है। ठीक है, अभी यहाँ पे पूरा फाइल कंपाइल होकर यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अभी देखते हैं यहाँ पे जितने भी चेंजेस जो था वो पूरा, मतलब यहाँ पे जो बूटस्ट्रैप का जितने भी डिपेंडेंसीज था, जो भी रिक्वायरमेंट था, वो सारे रिक्वायरमेंट्स हम लोगों के इस CSS फाइल के अंदर, app.css फाइल के अंदर ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली कंपाइल्ड हुआ है, सारे जितने भी उसमें जो भी डेटा था वो सारा डेटा यहाँ पे आ चुका है। बट ये जो डेटा आया है ये डेटा बेसिकली थ्रू बूटस्ट्रैप इंक्लूडिंग से, मतलब यहाँ पे जो बूटस्ट्रैप में जो इंक्लूड किया था उसी सारे इंक्लूड करके यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो इस फाइल कॉम्प्रेस्ड अगर नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रीडेबल मोड पे रहेगा तो हम लोग रीड करके देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ चेंजेस करना है तो कर सकते हैं, जो हम लोगों की जरूरत पड़ेगा। ज्यादातर हम लोग जो चेंजेस करेंगे वो सैस के अंदर करेंगे, बट हम लोग का जो फाइल कंपाइल होगा, कंपाइल होकर यहाँ पे app.css फाइल जो है इसी फाइल के अंदर ओनली आएगा। ठीक है, बेसिक सेटअप हो गया है जो हम लोग प्रॉपर्ली काम कर रहा है। ठीक है, अभी क्या करना है, यहाँ पे दो अलग अलग फोल्डर क्रिएट करना होगा। मेनली दो फोल्डर मीन्स यहाँ पे एक होगा SCSS के लिए, जो SCSS के लिए मैंने एक SCSS फोल्डर बनाया, और दूसरा मैं फोल्डर बना रहा हूँ ऐप के सपोर्ट के लिए। तो ऐप के सपोर्ट के लिए मैं उस फोल्डर का नाम दे रहा हूँ ऐप। ये दो फोल्डर की हम लोग को जरूरत पड़ेगा, क्योंकि जितने भी पार्शियल जो कनेक्शन है, मतलब पार्शियल कोड कनेक्शंस जिसको बोल सकते हैं कोड स्प्लिटिंग फीचर्स, कोड स्प्लिटिंग फीचर्स को इनेबल करने के लिए हम लोग को दो फोल्डर अलग अलग मैंने क्रिएट कर लिया। सैस में रहेगा पूरा CSS का स्ट्रक्चर और ऐप के अंदर रहेगा सारे TSX का सारे स्ट्रक्चर। तो क्या होगा, हम लोग का जो एप्लीकेशन रेडी जो प्रोजेक्ट होगा उसको मैनेज करने में बहुत ज्यादा आसान होगा। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं और एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ जिसको बोलते हैं कॉमन या लेआउट्स। लेआउट्स होते हैं तो अच्छा होगा, LAYOUTS लेआउट्स बोलकर एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ। और इस फोल्डर के अंदर मैंने एक काम करता हूँ, जो यहाँ पे एक लेआउट्स क्रिएट करता हूँ। लेआउट्स मतलब यहाँ पे हेडर HEADR हेडर TSX, इस फाइल को मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। इसके अलावा और एक फाइल मैं यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ, दूसरा एक फाइल फुटर FOOTER फुटर। एक्चुअली यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करना नहीं है, यहाँ पे एक्चुअली क्रिएट करना है फाइल। तो यहाँ पे दूसरा एक फाइल क्रिएट करता हूँ जिस फाइल का नाम देता हूँ FOOTER footer.tsx। ये दो फाइल को मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। तो ये जो हेडर और फुटर दोनों फाइल यहाँ पे क्रिएट किया, इस हेडर फुटर के अंदर हम लोगों को दूसरा सिंटैक्सेस यहाँ पे कुछ यूज करना हो। पहले मैं रिएक्ट लाइब्रेरी को यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ। तो यहाँ पे रिएक्ट ऑन रिएक्ट पैकेज से इसको इंपोर्ट किया। यहाँ पे भी सेम करता हूँ, इंपोर्ट
रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट ये लाइब्रेरी से ये दोनों फाइल का इंपोर्ट करना पड़ेगा, तब जाके अपना जो काम है वो स्टार्ट कर पाएगा। तो अभी यहाँ पे इस रिएक्ट का एक कंपोनेंट क्रिएट करना होगा, जिस कंपोनेंट का नाम होगा यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। टाइपस्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं तो इसीलिए एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे फंक्शन ओरिएंटेशन पे पूरा कोड को लिखा जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे फंक्शन ओरिएंटेड पे यहाँ पे फंक्शंस नेम देता हूँ हेडर, और इस हेडर नेम को यहाँ पे देने के बाद और यहाँ पे फुटर फाइल है इसलिए यहाँ पे फुटर नाम देता हूँ। तो ये दोनों एलिमेंट कस्टम एलिमेंट क्रिएट होगा यहाँ पे रिटर्न सिंटैक्स यूज करके। अभी इस रिटर्न सिंटैक्स के अंदर हम लोग HTML डोम क्रिएट करेंगे। इसके अंदर हम लोग बूटस्ट्रैप नेविगेशन बार का कोड डालेंगे। तो getbootstrap.com ये ऑफिशियल साइट है, इसके अंदर जाके हम लोगों को डायरेक्टली यहाँ पे नैपबार के अंदर गया तो यहाँ पे प्री रेडीमेड नैपबार ऑलरेडी मिलता है, इसको डायरेक्ट कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करना है। और इसको पेस्ट करने के लिए पहले फर्स्ट ब्रैकेट यहाँ पे क्रिएट करना होगा, इस फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर इसको डालना होगा। और इसको डालने के बाद यहाँ पे क्या है, ये सारे कोड तो यहाँ पे आ चुका है। दिक्कत ये है कि यहाँ पे बहुत सारा रेड एरर दिख रहा है, मतलब ये इसमें कुछ प्रॉब्लम तो है। तो ये प्रॉब्लम बेसिकली क्या है वो दिखाते हैं। तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए बाद में करेंगे, पहले इसको लिंक करते हैं। तो लिंक करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे लिंक करने के लिए यहाँ पे इंपोर्ट हेडर ऐसे लिखेंगे और इस हेडर को यहाँ पे यूज करना है। तो यहाँ पे HEADER हेडर ऐसे अगर लिखेंगे तो ये कस्टम वर्चुअल डोम बना, जिसकी वजह से इसके अंदर रहता हुआ जो चीज है वो यहाँ पे आ जाता है। तो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, बट यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है। प्रॉब्लम क्या दिख रहा है, फेल टू कंपाइल। तो यहाँ पे जो कंपाइल करने का जो प्रोसेस है वो फेल हो चुका है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने हेडर जो एलिमेंट जो मैंने यहाँ पे लिखा, इस हेडर एलिमेंट को खत्म करने के लिए यहाँ पे फ्रंट स्लैश दिया, और अगर इसको इस तरह नहीं देते तो इसको कंप्लीट करने के लिए इसका एंड टैग लिखना पड़ता है, तब जगह ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है। ठीक है, तो अगर इसको इस तरह लिखते हैं तब जगह ये क्या होता है, एक कंप्लीट एलिमेंट बनता है। इसको एक्चुअली कंप्लीट एलिमेंट बोल सकते हैं या कंप्लीट टैग बोल सकते हैं। तो इस टैग को इस तरह अगर खत्म करते हैं तो इसको बोलते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग। इसका प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे एक HR बोलकर एक टैग है, यहाँ पे एक HR बोलकर यहाँ पे एक टैग है, जो टैग के अंदर HTML5 में सेल्फ क्लोजिंग टैग देने की कोई जरूरत नहीं पड़ता है। तो इसीलिए HTML के अंदर वो सेल्फ क्लोजिंग पार्ट बंद कर दिया, बट यहाँ पे सेल्फ क्लोजिंग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेल्फ क्लोजिंग की वजह से एक प्रॉब्लम आया। तो ये प्रॉब्लम इस लाइन से आया है मेनली, जिसकी वजह से ये कंपाइल फेल हो रहा है। तो यहाँ पे इसको सेटअप करने के बाद फिर से यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। ये प्रॉब्लम बेसिकली आया है यहाँ पे इनपुट से, ऑलरेडी बोल दिया कहाँ पे प्रॉब्लम है, इस इनपुट से। तो यहाँ पे इनपुट में भी सेल्फ क्लोजिंग टैग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी सेल्फ क्लोजिंग टैग लगाने के बाद कंपाइल तो वैसे हो जाना चाहिए था, बट यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट एरर बोल रहा है। टाइपस्क्रिप्ट एरर नहीं, बेसिकली यहाँ पे जब यहाँ पे कंपाइल कर रहा है, रिएक्ट कंपाइल करने के टाइम पे यहाँ पे और भी बहुत सारा चेंजेस जो है उसको चेकअप करना है। जैसे कि यहाँ पे जो क्लास यूज किया है, ये क्लास बेसिकली जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट के लिए एक क्लास एज ए सिंटैक्स यूज होता है। तो इस क्लास को अगर हम लोग इस तरह लिखेंगे, मैचिंग कर जाने की वजह से ये प्रॉब्लम आ जाता है। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इसको चेंज करना है, क्लास नहीं क्लास नेम लिखो। तो यहाँ पे जितने भी जगह पे क्लास लिखा हुआ रहेगा उसको चेंज करके क्लास नेम लिखना होगा, तब जगह ये जो प्रॉब्लम है इस सारे प्रॉब्लम्स को यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम था ये सॉल्व हो चुका है। फिर भी यहाँ पे एक प्रॉब्लम आया है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम है टैब इंडेक्स -1। ये टैब इंडेक्स -1 ये भी एक प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। -1 मीन्स नल होता है, और नल वैल्यू बेसिकली प्रोग्रामिंग के अंदर जाता नहीं है, प्रोग्राम को ऑफ कर देता है। तो इसी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम आया था। तो अभी यहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम यहाँ पे और भी दिख रहा है। ये प्रॉब्लम मेनली वार्निंग है, तो इसके वजह से हम लोगों का जो कोड कंपाइलेशन प्रोसेस जो है वो बंद होगा नहीं। तो यहाँ पे आउटपुट ऑलरेडी आ चुका है, और यहाँ पे मेनू बार, नेविगेशन मेनू बार जो है वो दिख रहा है। और नेविगेशन मेनू बार को थोड़ा चेंज कर सकते हैं, डार्क कलर में कर देता हूँ, DAR के डार्क करता हूँ, तो यहाँ पे ब्लैक कलर में आ जाता है। अभी यहाँ पे ये जो ड्रॉप डाउन मेनू है, इस ड्रॉप डाउन मेनू में प्रॉब्लम है। ड्रॉप डाउन मेनू में एक्चुअली क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन दिखना चाहिए था, जैसे कि यहाँ पे दिखता है। ठीक है, ये इस तरह दिखता है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि यहाँ पे जब ड्रॉप डाउन में क्लिक करेगा तो ड्रॉप डाउन दिखना चाहिए। इसका प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे बूटस्ट्रैप जो लाइब्रेरी है, मतलब ये तो बूटस्ट्रैप ओनली CSS लाइब्रेरी नहीं है, इसके जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी भी इसके साथ साथ मिलता है। तो इस जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इस जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे index.tsx के अंदर जाके यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इंपोर्ट करना है, यहाँ पे इंपोर्ट टैग के
यूज़ करके यहाँ पे बूटस्ट्रैप सिंपली ऐसे लिखना होगा, जिससे क्या होगा यहाँ पे बूटस्ट्रैप का जो सपोर्ट है लाइब्रेरी वो यहाँ पे आ जाए। ठीक है, शायद आ चुका होगा। तो अभी यहाँ पे देखते हैं, क्लिक करके एक बार रिफ्रेश करना होगा, रिफ्रेश करके क्लिक करना होगा। तब क्या हुआ, यहाँ पे ऑलरेडी बूटस्ट्रैप का जो जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है वो यहाँ पे इनेबल हो चुका है, जिसके वजह से यहाँ पे ये जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है वो ड्रॉप डाउन मेन्यू दिख रहा है। क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी अगर इनेबल नहीं होगा तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे ड्रॉप डाउन नहीं दिख रहा, वैसे ही यहाँ पे पॉपअप जो डिज़ाइन है जावास्क्रिप्ट के अंदर, जैसे कि यहाँ पे पॉपअप मॉडल बोलकर यहाँ पे एक ऑप्शन है, ये पॉपअप मॉडल काम नहीं करेगा। उसके बाद यहाँ पे कैराउसल बोलकर जो ऑप्शन है ये काम नहीं करेगा। तो ये इसमें बेसिकली जावास्क्रिप्ट का फंक्शनलिटीज इनेबल्ड है, तो इसलिए इसका जो इम्पोर्टेंस है बूटस्ट्रैप लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने का वो यहाँ पे है। ठीक है, तो ये है बेसिक सेटअप जो कि हम लोग को इनिशियल स्टेज में अपना जो प्रोजेक्ट है उसको स्टार्ट करने के लिए जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है इतना ही तक। आपको कैसा लगा इस पूरा सेटअप प्रोसेस को? आज का ट्यूटोरियल अगर अच्छा लगता है तो डेफिनेटली मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए आप लोगों के दोस्तों के साथ, और अगर आप नए हो मेरे इस चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब करिए और साथ में नोटिफिकेशन वाला जो आइकन है उसको भी दबा दीजिए, जिससे आपको मेरा किसी भी नया वीडियो डालने के साथ ही साथ आपको नोटिफिकेशन मिले। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग इसके ऊपर और भी डिटेल्स जानेंगे।